गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपनी मिशन लच सीरीज के साथ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 30 बेहतरीन प्रश्न, 30 बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। ज़्यादा लोग जुड़िए, ज़्यादा लोग लाइव होइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और अंतिम में इस सीरीज के जाते जाते अपने प्रश्नों की वैल्यूएशन आपने कितना सही किया। 30 से 35 मिनट में मैं आपको 30 प्रश्न देता हूं और उन 30 प्रश्न को आप उत्तर दिया करिए और किसी को बिना बताए अपनी वैल्यूएशन को देखा करिए कि हमारा कितना सही है और कितना गलत है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, जो संविधान से रिलेटेड है। बढ़िया प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? नहीं, यह गलत है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। देखिए, इस तीसरी लाइन को समझने की आवश्यकता है। ठीक, बाकी ये आपको सबसे पहले ही पता है कि दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, एक चीज़ जो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि लिखित और अलिखित का अर्थ क्या है। तो जब किसी संविधान को एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाए, निश्चित प्रक्रिया के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ संविधान निर्माण के लिए पहले संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा ने जो है प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर कमेटीज के थ्रू एक लंबा समय लिया और फिर जाकर के हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। तो एक निश्चित प्रोसेस को, एक निश्चित फॉर्मेट को हमने फॉलो किया तो हमारा संविधान कहलाता है लिखित संविधान। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है। अलिखित संविधान क्या है? अलिखित संविधान क्या होता है? तो इसका ठीक अपोजिट होता है, जब किसी निश्चित प्रक्रिया का पालन न किया जाए। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है, जब किसी देश में पहले से चले आ रहे नियमों कानूनों को शक्ल दे दी जाती है। किसकी? संविधान की। बिना किसी प्रोसेस के, बिना प्रक्रिया के संविधान का निर्माण हो रहा है। पुराने कानूनों को शक्ल दे दी गई। किसकी? संविधान की। जैसे ब्रिटेन, इजराइल, इन सब देशों में जो संविधान है वो आपका कहलाता है कौन सा संविधान? अलिखित संविधान कहलाता है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर रहिएगा। ठीक, दूसरा, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? बिल्कुल गलत है ये बात। ठीक, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। मतलब क्या हुआ इसका? ये संसद को सर्वोच्च बनाता है। तो यही चीज़ आपको तीसरी लाइन में ही दूसरे तरीके से दी गई है। ठीक, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, इसमें ये होना चाहिए था। इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या होना चाहिए था? ये तो गलत है, इसको आप गलत काटेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संवैधानिक सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है, संवैधानिक सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है, परंतु इस संविधान के अंतर्गत आपका सर्वोच्च कौन है? संसद है। ये उसका अपोजिट आपका हो जाता है। तो ये चीज़ आपकी राइट है, संवैधानिक सर्वोच्चता है और संवैधानिक सर्वोच्चता में संसद सर्वोच्च है, ये राइट है। लेकिन ये जो लाइन दी गई है ये आपकी गलत है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन केवल सही मिले? केवल ए सही है, बाकी दोनों क्या हैं? गलत है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। खटाखट आंसर दीजिएगा। सभी लोग लाइव आ जाइए, ज़्यादा लोग इसको शेयर करिए। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में, लद्दाख में, सुंदरवन में, नैनीताल में। तो फ्लेमिंगो एक पक्षी है, लाल रंग का एक पक्षी है जो आपका कच्छ के रण में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक, और ये जिस शहर में है, जिस स्थान पर है, वो प्लेस ही उसका नाम क्या है? फ्लेमिंगो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ के रण में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 142। कई लोग इसको रट के बैठे रहते हैं, आंसर देंगे। ठीक, आंसर आप पहुंच जाएंगे खटाक से। किस आर्टिकल के थ्रू? अनुच्छेद 32 के द्वारा। ठीक, अनुच्छेद 32 के द्वारा। लेकिन जो ये वर्ड लगा होता है
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, संवैधानिक उपचार। इसका मतलब क्या है कि मौलिक अधिकारों का यदि हनन होगा, आपका नुकसान होगा, आपको मिलेगा नहीं, तो उसका उपचार संविधान के द्वारा किया जाएगा और इस उपचार को कहा जाता है संवैधानिक उपचार। और ये उपचार की जो व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 32 के द्वारा दी गई है। और आपका उपचार करने वाली संस्था जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय है। आपका उपचार करने वाली संस्था जो है सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय भी करता है अनुच्छेद 226 से, ठीक। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो है आर्टिकल 32 इनमें से राइट ऑप्शन है और ये आपको सर्वोच्च संस्था प्रदान की गई है कि आपके मौलिक अधिकारों का उपचार होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, इसी अनुच्छेद को। बढ़िया क्वेश्चन। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिससे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है, ठीक। वह प्रक्रिया कौन सी है? निक्षेपण, गैल्वेनीकरण, नीलन, एनोडीकरण। देखिए ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को। जब भी कोई मेटल बाहर रखा जाएगा, वायुमंडल में रखा जाएगा, खटाक से ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और उसके ऊपर ऑक्साइड उसी धातु के ऑक्साइड की परत जमेगी। जैसे हम लोग लोहे को खुले में रख देते हैं तो लोहे में बोलते हैं जंग लग जाता है, तो वो आपका फेरिक ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्सीजन के साथ क्रिया है, तो वो हमारे लोहे को खराब करता है। परंतु एक ऐसा आपके पास मेटल है एल्युमिनियम, जिसके ऊपर जितना ही एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बनेगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जितना बनेगी, ठीक, मतलब एल्युमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से जितना ही होगा वह उतना ही सुंदर और मोटा लगेगा। तो एल्युमिनियम की परत क्या हो जाएगी? मोटी परत हो जाएगी, ठीक। और इस प्रक्रिया को ही पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? इसको कहते हैं एनोडीकरण। इसको क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एनोडीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनोडीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे एलएच क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जल अधिनियम ब्रैकेट में है प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे संपर्क कर सकता है। देखिए प्रश्न को घुमाया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एक क्वेश्चन आया हुआ है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय। देखिए एक बोर्ड है आपके राज्यों में जिसे कहा जाता है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे कहा जाता है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और उसकी जो स्थापना हुई है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और इसकी जो स्थापना हुई है जल अधिनियम 1974, जिसे प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कहा जाता है। यदि इस बोर्ड ने कोई डिसीजन दिया जो आपके अनुकूल नहीं है, ठीक है, आपके जो है आपको लगता है कि हाँ हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं, कहाँ पे संपर्क कर सकते हैं? वह संस्था पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो राइट ऑप्शन है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक। पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर सर्वोच्च संस्था यही है। पर्यावरण प्रदूषण की सर्वोच्च संस्था आपके भारत में यही है, ठीक, जिसका गठन हमने कल वाली क्लास में भी बताया था, वर्ष 2010 में हुआ था। इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बार पूछा गया यह प्रश्न है। निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? जहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक क्लास से बने रहिए। 30 से 35 मिनट में मैं आपको लगभग 30 प्रश्न कराता हूँ, बहुत तेज़ी से एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग रोग होता है? जीवाणु, प्रजीवगण, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु। इसमें एक बीमारी पूछी है प्लेग जो एक पहले महामारी थी और वो पूछा गया है किस जीवाणु के कारण होती है।
किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है। वो सूक्ष्म जीव आपका जीवाणु भी हो सकता है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है, विषाणु हो सकता है। तो ये प्लेग बीमारी जो फैलती है वो आपका एर्सेनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण, एक जीवाणु और होता है पेस्टुलेरा पेस्टिस। ठीक, तो ये जो जीवाणु होते हैं वो एक विशेष प्रकार का कीट होता है जिसे हम लोग कहते हैं पिस्सू। ठीक, पिस्सू के द्वारा ये आपका जो है फैलते हैं, और ये पिस्सू जो है जब खून चूसते हैं चूहे का या गिलहरी का या खरगोश का, जिनके तीखे दांत होते हैं, तो उनसे इन्फेक्शन बढ़ता हुआ चला जाता है, जिस बीमारी को ही हम लोग कहते हैं प्लेग। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, खटाखट आंसर देते रहिएगा, अपने आंसर को भी देखते रहिएगा कि कितना आपने सही किया है। हाइपोकलेमिया नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? नया प्रश्न है। ठीक, हाइपोकलेमिया आयरन, लौह, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम, इनमें से किसकी कमी के कारण ये आपको हाइपोकलेमिया नामक बीमारी होती है? तो यह बीमारी होती है किस तत्व की कमी से? पोटेशियम की कमी से। और इस बीमारी में आपको थकान, ऊर्जा की कमी, ठीक, आपके मांसपेशियों में दर्द, ठीक, तीव्र बुखार, ये सब चीज़ें होती हैं। आपके शरीर से पोटेशियम निकल जाता है जिसके वजह से आपको ये बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? किस महाद्वीप में जरा सी भी आपको ठंडक का एहसास नहीं होगा? तो इससे रिलेटेड मैं 1-2 दिन पहले प्रश्न लेके आया था, सर्वाधिक सूर्य तप वाला प्रश्न, अगर आपको याद होगा तो उष्ण कटिबंध का प्रश्न था। तो इसमें से चारों में से दिमाग लगाइए, उसी से लिंक है। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इन चारों में से, दक्षिण अफ्रीका तो देश है, बाकी सब महाद्वीप हैं, इन चारों में से इन तीनों में से किस महाद्वीप में ठंडी नहीं होती है? तो महाद्वीप आपका कौन सा है? अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका आपका कर्क रेखा, इसका अधिकांश हिस्सा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में है। ठीक, सबसे अधिक गर्मी इसी महाद्वीप में मिलती है क्योंकि कर्क और रेखा का और मकर रेखा के बीच में इसका अधिकांश हिस्सा है, और यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है। इसका राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? ठीक, आपका देखिए, गेहूं कहा जाता था गोधूम। ठीक, मक्का उस समय तक नहीं हुआ था वेल डेवलप। जौ को कहा जाता था यौ। ठीक, चावल को ही कहा जाता था व्रीहि। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? संसदीय प्रक्रिया से रिलेटेड सवाल है, देखिएगा, आंसर दीजिएगा सभी लोग। ... प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। ठीक, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते हैं। जब उत्तर नहीं मांगा जाएगा तो अनुपूरक प्रश्न होगा ही नहीं। ठीक, तो इसको आप जानबूझ के इस प्रश्न में बढ़ाई गई ये लाइन। ऐसे प्रश्नों को क्या कहते हैं? अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। तो इसमें देखिए, जो आपका जिस प्रश्न को हमको लिखित में आंसर चाहिए होता है संबंधित मंत्री से, उसको संसद सदस्य क्या करते हैं? उस प्रश्न में स्टार लगा देते हैं। तो उस प्रश्न पर जो है उस प्रश्न के उत्तर को सदन के पटल पे रख दिया जाता है, और ऐसे प्रश्नों को हम लोग कहते हैं तारांकित प्रश्न। इस पे स्टार लगा हो, तारा लगा हो। और इसी का ठीक अपोजिट होता है आपका अतारांकित प्रश्न, जिसका आपको उत्तर सदन में ही मिल जाता है, मौखिक मिलता है, आपको लिखित में नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप उत्तर देंगे, कोई मंत्री उत्तर देगा तो उससे रिलेटेड एक अनुपूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्नों के प्रकार से रिलेटेड प्रश्न हैं, तो इसका जो उत्तर होगा वो है तारांकित प्रश्न। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? गुजरात, कर्नाटक, असम, केरल। ठीक, हम लोगों को
हाँ, मैंने एक प्रश्न बहुत पहले लाया था, एक दो क्लास पहले मैंने बताया था किसी भी राज्य में अनुच्छेद 169 के द्वारा जो है विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति की जा सकती है। ठीक, और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, ये केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और इसमें बचा है आपका कौन सा? कर्नाटक। ठीक, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी अन्य किसी राज्य में विधान परिषद भारत में नहीं है। तो इसमें देखिए कौन कौन ऑप्शन है? गुजरात, कर्नाटक देखिए मिल गया आपको, असम, केरल। तो कहाँ पे है विधान परिषद? केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बनिहार रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज। तो ये आपकी हिमालय की रेंज मतलब हिमालय की श्रेणियां हैं, और इन्हीं श्रेणियों में से किसी एक में आप क्या है? बनिहार रेलवे सुरंग है। ठीक, और इसी के साथ ऐड किए रहिएगा कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग है। और इसी के साथ ऐड किए रहिएगा कि जम्मू को जोड़ने वाली किससे? कश्मीर से। ठीक, जम्मू को जोड़ने वाली किससे? कश्मीर से। कटरा आप क्रॉस करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो जम्मू को कश्मीर से लिंक कराने वाली बनिहार रेलवे सुरंग इनमें से किस रेंज में है, किस पर्वत श्रेणी में है? तो वो आपकी जो श्रेणी है वो है आपकी पीर पंजाल रेंज। ठीक, पीर पंजाल रेंज है और लगभग इसकी लंबाई जो है 11.25 किलोमीटर है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल रेंज, बनिहार रेलवे सुरंग। अगला है बढ़िया प्रश्न, संताल विद्रोह 1855 से 56 के नेता कौन थे? ठीक, आदिवासियों का ये विद्रोह था। ठीक, कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, नाना साहेब, सिद्धू मुर्मू। ठीक, और ये आपका भागलपुर, उत्तर बिहार से लेकर के आपका झारखंड तक, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच में फैला हुआ विद्रोह था। राजमहल की पहाड़ियों तक ये फैला हुआ विद्रोह था, और ये विद्रोह का जो नेतृत्व किया था सिद्धू एवं कान्हू, और ये दोनों जो है संथालों के नेता थे। संथाल विद्रोह इन्हीं के द्वारा हुआ था। तो इसमें से एक नाम है आपका कौन सा? सिद्धू मुर्मू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू मुर्मू। खटाखट आंसर देते रहिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष ... में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष पूछा है तो कब हुई थी? 1952, 1949, 1947, 1950। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1950। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आर्ट एंड कल्चर से है। उदय शंकर किस वाद्य से संबंधित हैं? बांसुरी वादन से, शहनाई से, तबला से, नृत्य से। ठीक, तो उदय शंकर एक बड़ा नाम है। ठीक, जो इन तीनों वाद्य यंत्र से जुड़े ही नहीं हैं। वो किससे जुड़े हैं? नृत्य से। किससे जुड़े हैं? नृत्य से। और इनका नाम जो लिया जाता है वो किस लिए लिया जाता है? ये भारत में आधुनिक नृत्य के जनक हैं। मतलब क्लासिकल डांस के अलावा जब हमारे मॉडर्न डांस की शुरुआत हुई तो इसके जनक ये माने जाते हैं। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक थे। कौन? उदय शंकर जी। इसमें से तीनों आपके गलत हैं, और ये आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नृत्य से। खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक क्लास में बने रहा करिए। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 682 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ये जनघनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या, निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या
1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को ही कहा जाता है जनघनत्व। और ये भारत में कितना है? 2021-11 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ मैं बच्चों को एक बार एक चीज़ बताना चाहूँगा, जनसंख्या से रिलेटेड जो भी डाटा आएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे बेटा, वो आपका 2011 की जनगणना के हिसाब से ही आएगा, क्योंकि उसके बाद अभी तक हमारे यहाँ कोई जनगणना नहीं हुई है। उस प्रश्न में सीधे सीधे दिया रहेगा और आपको टिक भी जो मारना है वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही मारना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है 382, और ये लगभग 450 से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं है इसलिए हम नहीं कह सकते। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक, वाराणसी, फतेहपुर, लखनऊ, कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में यह विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्या है? मानवाधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? पहली बार मानवाधिकार पर, ह्यूमन राइट्स पर जो इंटरनेशनल जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वियना, तेहरान, वाशिंगटन डीसी, बगदाद। इन चारों में से पहली बार वर्ष 1968 में, वर्ष 1968 में ईरान की राजधानी तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में जो है अप्रैल 22 अप्रैल से 1 मई तक ये चला था। ठीक, में आपका ये आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मानवाधिकार पर आयोजित हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेहरान। खटाखट आंसर देते रहिएगा। बताइए इसको, इस प्रश्न को बताइए, वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? विशेष सुरक्षा बल, त्वरित कार्रवाई बल, आपदा अनुक्रिया एवं उद्धार बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ठीक, कब जरूरत पड़ेगी? भयंकर प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूस्खलन, इन सब चीज़ों में जो है ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो आपकी एक त्वरित एक्शन मांगना है, एक तुरंत प्रतिक्रिया, एक बड़े पैमाने पर आपका जो है रिएक्शन चाहिए होता है ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में। तो उसके लिए जो हमारे पास बल है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसके द्वारा ही हम इस समस्या का समाधान करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा मोचन बल। खटाखट 10 प्रश्न बचे हैं, तेजी से आप आंसर दीजिएगा, लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों से संबंधित आयोग है जिसका गठन अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। और इस आयोग की ये आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट बनाता है और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है किस व्यक्ति के सामने? भारत के राष्ट्रपति। ठीक, भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार भी है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का, अनुसूचित जातियों के बारे में विशेषाधिकार भी इनको प्राप्त हैं। तो ये इस रिपोर्ट को देखते हैं और उस हिसाब से आगे का डिसीजन लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? मार्ग कर, टोल टैक्स, शिक्षा, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स, जुआ। इन चारों को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में से, इन चारों में से कोई एक को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। ठीक, तो 42वां संविधान संशोधन आप लोग को याद होगा। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 ठीक श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुआ। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा हमने शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके किस में डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष, देखिए पदेन अध्यक्ष फिर लगा। एक बार मैंने राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति महोदय से रिलेटेड में प्रश्न लाया था, तो उसमें भी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005 के द्वारा इसका गठन किया गया था, और जिसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जो भी पदेन अध्यक्ष मतलब जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो खटाक से इसका भी अध्यक्ष हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले भारतीय थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, ठीक, एस राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए पहली बात तो इन्होंने प्रश्न लगाया, भारतीय जब पूछ लिया है तो भारतीय में ये दोनों तो कट गए, ठीक, मिला है लेकिन ये दोनों भारतीय नहीं, इन दोनों को मिला है, लेकिन सबसे पहले आपको मिला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को वर्ष 1954 ईस्वी में, ठीक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पहली बार 1954 में सबसे पहली बार भारत रत्न पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25, ब्लैक हैट हैकर्स, काली टोपी वाले हैकर्स को किस नाम से भी जाना जाता है? अनैतिक और नीतिपरक की तरह हैकर्स, ठीक, दोनों विकल्पों में से कोई नहीं, नीतिपरक हैकर्स, अनैतिक हैकर्स, ठीक। सबसे पहली चीज़ तो नीतिपरक हैकर और क्या है, अनैतिक हैकर्स। तो नीतिपरक हैकर्स नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जैसे जब किसी की चीज़ों को हैक किया जाए, किसी की जो है किसी के डाटा को चुराया जाए, परंतु उसका दुरुपयोग ना हो, तो एक वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन ये लीगल नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। हैकिंग जो है इलीगल है, लेकिन देखिए इसमें देखिए कौन सी टोपी जुड़ी है, ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट काली टोपी, तो काली टोपी होगी तो कारनामे भी काले होंगे, तो ये जो हैकर होते हैं इनको जो टाइटल दी जाती है वो अनैतिक हैकर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनैतिक हैकर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 5000 एकड़ कृषि भूमि है, बिल्कुल नहीं, मजदूर हो ही नहीं सकता, एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 500 एकड़, ये दोनों तो अपने आप कट गए। तो कुछ ऑप्शन प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, कुछ ऑप्शन तो बेवजह ही डाले जाते हैं, ठीक। अब इसमें से दोनों, अब देखिए जमींदार शब्द लगा है, 50 एकड़ बिल्कुल नहीं, तो अपने आप आंसर सही हो गया आपका। कौन सा? वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। खटाखट आंसर दीजिएगा, केवल 4 प्रश्न। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से रिलेटेड प्रश्न है। 25 दिसंबर, 22 जुलाई, 22 मार्च, 10 दिसंबर। फार्मासिस्ट क्या होते हैं? दवाओं का व्यापार, दवा संबंधी ज्ञान जिन व्यक्तियों को होता है वो फार्मासिस्ट होते हैं, और इनके उपलक्ष्य में इनको जो है जो दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर, 22 जुलाई, 22 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर है प्रतिवर्ष 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, भारत, दावोस, स्विट्जरलैंड, बीजिंग, चीन, पेरिस, फ्रांस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की जो बैठक हुई थी 2025 में वो कहाँ पर हुई थी? तो इस ये देखिए, एक ये आर्थिक मंच है, ये आपका एक आर्थिक मंच है, आर्थिक संगठन है, प्लस इसके साथ राजनैतिक एवं सामाजिक
बातों को भी इस मंच से देखा जाता है। ठीक, तो इसकी जो बैठक हुई थी 2025 की, ये आपकी स्थापना इसकी 1971 में हुई थी, 1971 में, और इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ठीक, और इस वर्ष इसकी बैठक जो हुई थी दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दावोस स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। फरवरी 2025 में चर्चा में रहे शब्द गदर 380 का संबंध किससे है? फिल्म, सनी देओल की फिल्म, ईरान की मिसाइल, बलूचिस्तान की ट्रेन हाईजैक घटना, ठीक, ईरान का उपग्रह। ठीक, तो ये जो आपका गदर 380 है, ये आपकी एक मिसाइल का नाम है, और उस मिसाइल का प्रक्षेपण किसने किया था? ईरान ने। और इस मिसाइल को परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है, इसकी जो रेंज है वो है आपकी 1000 किलोमीटर। ठीक, तो इसका नाम जो रखा गया है गदर 380। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान की मिसाइल। आज की मिशन लक्ष्य सीरीज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। इसके बाद सारे लोग अपने क्वेश्चंस को देखिएगा कि हमने आज की सीरीज में कुल कितना प्रश्न सॉल्व किए, कमी कहाँ रही उसकी एनालिसिस करिएगा, और कल के लिए फिर से तैयार रहिएगा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा, नासिक महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना। तो ये जो विश्व शांति केंद्र नामक केंद्र है, ये आपका जैन मुनि आचार्य लोकेश जैन धर्माचारी हैं, जैन संत हैं, जैन धर्म के संत हैं, लोकेश मुनि, उनके द्वारा, उनके प्रयासों के द्वारा ये स्थापित है। और ये जो संगठन ने इसको बनाया है, इस संगठन का नाम है अहिंसा विश्व भारती संगठन। अहिंसा विश्व भारती संगठन, जो पूरे विश्व में शांति फैलाने का कार्य करता है। ठीक, और इसने मार्च 2025 में जो है गुरुग्राम में पहला विश्व शांति केंद्र खोला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक, तो ये थे आज की मिशन लक्ष्य सीरीज के 30 प्रश्न। ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार करिएगा। कैसे लगे इसको जरूर शेयर करिएगा। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।